हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं इकोनॉमिक्स का छठा दिन का क्वेश्चन। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे, ठीक है ना। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय आय लेखा व्यवसाय लेखा के समान ही दोहरी लेखा प्रणाली के आधार पर तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय आय लेखा अर्थव्यवस्था के विषय में विस्तृत सूचनाएं प्रदान करती है। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, नहीं एक और नहीं दो। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, एक और दो। राष्ट्रीय आय लेखा व्यवसाय लेखा के समान ही दोहरी लेखा प्रणाली के आधार पर तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय आय लेखा अर्थव्यवस्था के विषय में विस्तृत सूचनाएं प्रदान करती है। चलिए अगला देखते हैं थोड़ा। किसने राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली को एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया? पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तीसरा है विश्व बैंक और चौथा है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आंसर होगा इनमें से सभी, ठीक है। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का विकास 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के सर विलियम पेटी तथा फ्रांस के वाइल गिलबर्ट के द्वारा किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात साइमन कुजनेट्स ने राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का विकास किया, जिसके लिए उन्हें 1971 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। कालांतर में क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली को एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया था। राष्ट्रीय, अच्छा यहाँ पे छूट गया है। राष्ट्रीय आय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है न कि संग्रह। तो ये पहला कथन सही है। राष्ट्रीय आय मात्रात्मक अवधारणा है, ये भी सही है। नीति आयोग राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। नहीं, ये नीति आयोग नहीं है, सांख्यिकी विभाग है, ठीक है। तो आंसर होगा एक और दो, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रीय आय एक प्रवाह न कि संग्रह। राष्ट्रीय आय मात्रात्मक अवधारणा है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की सहायता करता है। निम्नलिखित में कौन सा स्टॉक के उदाहरण हैं? संपत्ति, श्रम बल, राष्ट्रीय आय, मुद्रा का व्यय, पूंजी, पूंजी निर्माण, बैंक जमाएं। तो ध्यान देना है यहाँ पे कौन सा स्टॉक है। स्टॉक मतलब जो प्रवाह में ना हो। तो यहाँ प्रवाह में जो ना हो, यहाँ देख सकते हैं एक राष्ट्रीय संपत्ति, फिर है श्रम बल, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय तो अभी हमने देखा था वो प्रवाह का उदाहरण है। 3 हटा दीजिए तो 3 आपको जो है सिर्फ बी में नहीं है। इस तरह से भी आप टिक कर सकते हैं। तो आंसर हो गया राष्ट्रीय संपत्ति, श्रम बल, फिर 5वां नंबर में है पूंजी और 7वां नंबर में है बैंक जमाएं। ये जो है स्टॉक के उदाहरण है। और उसके बाद यदि 3 देखा जाए, राष्ट्रीय आय, मुद्रा का व्यय, ठीक है, पूंजी, ये सब प्रवाह का उदाहरण है, ठीक है। तो आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन। स्टॉक का उदाहरण क्या है? तो राष्ट्रीय संपत्ति, श्रम बल, पूंजी, बैंक जमाएं आदि, ठीक है। फिर है, अच्छा हमने अभी उधर बता दिया गलत ना, पूंजी भी जो आपका है स्टॉक का उदाहरण ही है क्योंकि 5 इसमें है, ठीक है ना। चलिए, और इधर है प्रवाह में राष्ट्रीय आय, मुद्रा का व्यय, पूंजी निर्माण, ये प्रवाह में है। तो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की है? BKR राव, दादा भाई नौरोजी, PC महालनोबिस, C रंगराजन। आंसर होगा BKR राव जो है सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना किया था। तो इधर देख सकते हैं वर्ष 1931-32 में BKR राव ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की तथा राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया था। इसी कारण राव को राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक माना जाता है। आगे है सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास जो है दादा भाई नौरोजी ने के द्वारा जो है
1863 में किया गया था। अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने वर्ष 1950 में प्रो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। इस समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली की संरचना का निर्माण हुआ तथा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना की गई। वर्ष 1954 में स्थापना वर्ष में स्थापना की उधर है, ठीक है। सेंटेंस ऐसा है। वर्ष 1954 में स्थापना की घोषणा के बाद केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने अप्रैल 1955 में कार्यारंभ करना प्रारंभ कर दिया। भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित सभी पक्षों की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है, ठीक है। राष्ट्रीय आय से संबंधित सभी पक्षों की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कार्यालय द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है प्रतिवर्ष 19 जून को पीसी महालनोबिस के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। वर्ष 2000 में सी रंगराजन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग बनाया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय सांख्यिकी प्रणाली में विद्यमान विसंगतियों को दूर करने के लिए सुझाव देना था। वर्ष 2005 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को पूर्णकालिक आयोग में बदल दिया गया और सुरेश तेंदुलकर को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं। साइमन कुजनेट्स के अनुसार किसी देश की राष्ट्रीय आय को निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा मापा जा सकता है। तो यहाँ पे तीनों, उत्पादन विधि से, आय विधि से, व्यय विधि, आय व्यय और उत्पादन विधि से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आइए देखते हैं। उत्पादन विधि या मूल्यवर्धित विधि या वस्तु सेवा विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो आंसर होगा सी, सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में विदेशों से अर्जित शुद्ध आय को जोड़ा जाता है तथा मूल्य ह्रास को घटाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में विदेशों से अर्जित शुद्ध आय को जोड़ा जाता है तथा मूल्य ह्रास को घटाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा साधन आय है। किराया, छात्रवृत्ति, मजदूरी, बेरोजगारी भत्ता, ब्याज, लाभ। तो यहाँ साधन आय है तो किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ, ये जो है साधन आय है। लेकिन छात्रवृत्ति हो या बेरोजगारी भत्ता हो, यह स्थानांतरण आय में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सा आंसर हो जाएगा। फिर से देखते हैं। 1, 3, 5, 6 कहीं है क्या, इसमें है, कॉमा छोटा हुआ, कोई बात नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। साधन आय, किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ, ठीक है, ये सब जो है साधन आय में है। और हस्तांतरण आय में छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता आदि आते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। भारत में उत्पादन विधि तथा आय विधि से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ठीक है। भारत में उत्पादन विधि तथा आय विधि से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद व राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों के आकलन के लिए आधार वर्ष 2018-19 कर दिया गया है। तो ये 2018-19 नहीं किया गया है, अभी भी 2011-12 आधार वर्ष है, ठीक है। 2004-5 से चेंज करके भारत में उत्पादन विधि तथा आय विधि से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद व राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों के आकलन के लिए आधार वर्ष 2011-12 कर दिया गया है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जीडीपी के बारे में सत्य है। जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर होती है, ठीक है। जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण इसके आधार पर ही किया जाता है। तो ये दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त दोनों कथन यहाँ पे क्वेश्चन में गलती है, ठीक है। असत्य पूछा जा रहा है, तो दोनों जब सही है तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, इसीलिए उत्तर डी हो जाएगा। तो आज हमने 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से देख लिया। अब मिलते हैं अगले दिन
ठीक है, आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं।